नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आरओ क्लास 12th हिंदी से आज हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक कविता है, शहर स्वीकारा है, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी खुशी भी मिलती है तो कभी गम भी मिलते हैं। तो कभी खुशी हो या कभी गम हो, हमेशा सब चीज़ों को हमें स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार कैसे करना चाहिए? खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। इसलिए इस कविता का नाम लिखा है शहर स्वीकारा है। कवि कहते हैं कि मैंने जिंदगी में जो कुछ मुझे मिला, दुख मिले या खुशी मिले, उनको मैंने हमेशा खुशी खुशी स्वीकार किया है। क्योंकि कवि को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े थे। बहुत सारे दुखों के बावजूद भी वो आगे से आगे मेहनत करते गए और आगे जाकर एक महान लेखक, चिंतक, दार्शनिक बने। तो उन्होंने ये पीड़ा सही है, अनुभव हुए हैं उनको, इसलिए उन्होंने ये कविता लिखी है कि हमें ज़िंदगी में चाहे कितने भी गम मिले, कितनी भी खुशियाँ मिलें, सबको हमें खुशी खुशी समानता के भाव के साथ स्वीकार करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कविता को। ये हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनकी रचना है शहर स्वीकारा है। और ये जो रचना है ये उनके काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल में संग्रहित है। तो कवि का परिचय थोड़ा जान लें। इतने अच्छे कवि हैं जिन्होंने इतनी सारी कठिनाइयों का सामना किया है और फिर जाकर ये कविताएं रचने लगे हैं, तो इनका परिचय जानना तो ज़रूरी है। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है कि प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ 1917 में। इनके पिता पुलिस में थे, इसलिए निरंतर उनका तबादला होता रहता था, स्थानांतरण होता रहता था, ट्रांसफ़र होता रहता था। इसके लिए इनकी पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो पाती थी। तो 1954 में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा दी और एमए हिंदी से करने के बाद डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य भी इन्होंने करवाया। इन्होंने अध्यापन, लेखन और पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा, कार्य क्षमता का परिचय दिया। मुक्तिबोध को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा। संघर्षशीलता ने उन्हें चिंतनशील बना दिया, जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। 1964 में ये महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार और सजग लेखक इस संसार से विदा हो गए। कब? 1964 में। जन्म कब हुआ? 1917 में। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। पढ़ाई नियमित क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके पिता पुलिस में थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। इसके लिए इनको भी अपने परिवार के साथ जाना पड़ता था। लेकिन फिर भी नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी से एमए करने के बाद इन्होंने बहुत सारी कविताएं रची और अध्यापन कार्य भी करवाया डिग्री कॉलेज में। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, चलिए देख लेते हैं। कविता संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। तो इन दोनों काव्य संग्रह में इनकी बहुत सारी कविताएं हैं। इनकी कविताएं हमेशा लंबी होती थी, लेकिन जो आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत छोटी सी कविता है। फिर कथा साहित्य, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी और आलोचना। आलोचना में क्या होता है बच्चों कि उसमें किसी भी कवि, लेखक के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में आपको गुण और दोष दोनों देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने आलोचना भी लिखी। उस आलोचना का नाम है कामायनी, एक पुनर्विचार। कामायनी आपको पता है, एक ग्रंथ है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। तो उसके ऊपर इन्होंने आलोचना लिखी। फिर कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं एवं साहित्यिक डायरी, भारत इतिहास और संस्कृति, ये सब इनकी आलोचनाएं हैं। फिर इनकी काव्यगत विशेषता क्या है कि मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख सूत्रधारों में थे। इनकी प्रतिभा का परिचय अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से मिलता है। तो तार सप्तक का क्या मतलब है कि उसमें 7 कवियों की रचनाओं का संकलन और 7 कवियों के बारे में जानकारी है। तो अज्ञे द्वारा जो तार सप्तक बनाया गया था उनमें इनके बारे में पूरा डिटेल मिलती है। ये ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों, फेंटेंसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। इनकी रचनाएं ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में ये हमेशा सक्रिय रहे हैं। ये पत्रकार भी थे। इन्होंने राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। इनकी भाषा उत्कृष्ट है। भावों के अनुरूप शब्द गढ़ना और उनका परिष्कार करके उसे भाषा में प्रयुक्त करना भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जो संस्कृत से डायरेक्ट लिए जाते हैं वो होते हैं तत्सम।
और तद्भव क्या होते हैं, जो संस्कृत से निकलते हैं लेकिन बाद में हिंदी का रूप धारण कर लेते हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वो होते हैं तद्भव। जैसे दही है तो दही क्या है, तद्भव है, लेकिन तत्सम में इसको दधी कहेंगे, मतलब संस्कृत भाषा में दही को दधी कहते हैं। जैसे आग है, आग हिंदी का शब्द है इसलिए वो तद्भव है, लेकिन संस्कृत भाषा में मतलब तत्सम भाषा में उसको अग्नि कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तत्सम और तद्भव, तो इन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया अपनी कविता में, साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो इनकी भाषा शैली ऐसी है। आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका सार इस तरह से है कि कवि क्या कहता है कि जब सब सुख दुख संघर्ष अवसाद उठा पटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की ये कविता प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से ये प्रेरणा मिली, कविता प्रेरणा के उस उच्च तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकार किया कि आज तक सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। तो कवि इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमें एक तो होता है स्वीकार करना और एक होता है सहर्ष स्वीकार करना, कि हर चीज़ को जब हमें स्वीकार करना ही है तो खुशी खुशी करना चाहिए। तो मैं जिस सत्ता के नीचे रहता हूँ, जीवन यापन करता हूँ, जिसका मेरे ऊपर प्रभाव है, उसको मैंने हर रूप में स्वीकार किया है। पंक्ति है कवि की, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। ये कवि ने कविता का पूरा सार दिया है जो कि हम पंक्तियों के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, पंक्तियां हैं, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब। तो कवि क्या कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी के साथ स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। उसको मैं स्वीकार क्यों करता हूँ, क्योंकि जो भी कुछ मुझे मिला है वो तुम्हें प्यारा है और तुम्हारा दिया हुआ है, तुमसे प्रभावित है, इसके लिए उसे मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह उसको अच्छा लगता है। द्वैरता ये भीतर की सरिता, ये अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है संवेदन तुम्हारा। तो मेरे स्वाभिमान युक्त गरीबी जीवन के गंभीर अनुभव विचारों का वैभव, ये यहाँ पर दिया ना, गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव, ये जो सब हैं, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक हैं तथा नए हैं, मतलब किसी की कॉपी नहीं है, ये सब अपने आप में अपना अस्तित्व रखते हैं। और इनका मौलिकता का कारण क्या है कि ये मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत है, उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। फिर से समझ लेते हैं, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी मेरा है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है। तो कवि क्या कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ, इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह उसको अच्छा लगता है। उसको मतलब माँ को, मेरी माँ को वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ को प्यारा है, इसलिए मैं उन सब चीज़ों को स्वीकार करता हूँ। आगे कवि क्या कहते हैं, गर्बीली गरीबी यह है। तो जो गरीबी है, जो कि गर्व से भरी हुई है, उसमें भी स्वाभिमान है, स्वाभिमान से मिली हुई गरीबी है। ये गंभीर अनुभव सब, क्योंकि कवि ने बहुत सारे कष्ट सहे हैं, गरीबी के दिन देखे हैं, तो इतने कष्ट भुगतने के बाद ये बहुत सारे उनको अनुभव हो गए हैं और गंभीर अनुभव है उनको। तो ये जो गर्बीली गरीबी है उनकी और जो गहरे अनुभव उनको प्राप्त हुए हैं, ये सब विचार वैभव हैं, जो भी विचार उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो दृढ़ता ये भीतर की सरिता, ये अभिनव सब। तो ये जो भी व्यक्तित्व की दृढ़ता है, मन में बहती भावनाएं हैं, नदी के समान जो भावनाएं, सरिता मतलब नदी, नदी के समान जो भावनाएं हैं, वो सब मेरे लिए नई हैं, क्योंकि वो पल पल घटित होती रहती हैं वो घटनाएं। और हर क्षण जो कुछ घटित होता है, जो कुछ जागृत है,
वह उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से मुझे मिला हुआ है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को स्वीकार करता हूँ। आगे है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। तो कवि क्या कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है, न जाने कैसा नाता है, कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ वह फिर चारों ओर से सिमट कर चला आता है, मेरे हृदय में भर जाता है। तो जितना भी उडेलता हूँ, मतलब जब आंसू आते हैं और प्यार भरे आंसू आते हैं तुम्हारे लिए, तो जितना भी मैं उनको बाहर निकालता हूँ फिर वो भर आते हैं, मन फिर से भर जाता है। तो ऐसा लगता है दिल में कोई झरना बह रहा है। तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मीठे पानी के स्रोत के जैसे मेरे दिल में कोई झरना बह रहा है, जाने आपसे कौन सा मेरा रिश्ता है। तो यहाँ पर कवि ने मतलब अपनी माँ से भी रिश्ता बताया है और अपनी प्रिया से भी बताया है और ऊपर वाले से भी उनका कहीं ना कहीं बताते हैं कि एक सत्ता है जिससे मेरा मतलब जाने क्या कौन सा रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, जितना भी उसके लिए स्नेह भरे आंसू बाहर निकलते हैं उतने ही फिर दिल में फिर भर जाते हैं, जैसे झरने के समान, मीठे सोते के समान वो बहकर बाहर निकलते हैं। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो जो मेरे अंतर्मन को तृप्त करता रहता है, इधर मन में प्रेम है, उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। तो भीतर तो मेरे मन में प्रेम है और बाहर तुम्हारा जो चांद जैसा सुंदर सा जो चेहरा है वह मेरे ऊपर मतलब पूरा सौंदर्य का प्रकाश देता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। तो कवि का आंतरिक और बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त है, स्वरूप से संचालित होते रहते हैं। तो कवि का मन अंदर से भी सुंदरता से भरा हुआ है और बाहर से भी वह उसको सब सौंदर्यता से परिपूर्ण नजर आता है। तो कवि कहना चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में मैं मन में चाहे मेरे कितने भी कष्ट हो उनको भी मैं खुशी खुशी स्वीकार करके मेरे मन को भी सौंदर्यपूर्ण बनाता हूँ और बाहर की जो घटनाएं हैं उनको भी मैं सौंदर्यता के साथ स्वीकार करता हूँ। आगे कवि कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। तो मुझे, हे प्रिय, मुझे दंड दो, मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ और वो भूल जाने का दंड भी मैं सहने को तैयार हूँ, उसको भी मैं सहर स्वीकार करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं भूलना चाहता हूँ। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि तुम्हें भूलने के बाद मुझे दक्षिणी ध्रुव पर जिस तरह से 6 माह अंधेरी रात रहती है और 6 माह का दिन होता है, उस तरह वो 6 मास की रात्रि के समान दुख होगा मुझे तुम्हें भूलने के बाद। लेकिन फिर भी मैं भूलना चाहता हूँ, फिर भी वो दुख को मैं सहर स्वीकार कर लेना चाहता हूँ। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलूँ मैं, उसी में नहालूँ मैं तुम्हें मतलब हर स्थिति में भूलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो स्नेह है वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एक उजाले प्रकाश की तरह प्रभावमयी हो गया है और इससे मैं निकलना चाहता हूँ। इसलिए कि तुमसे ही परिवेदित आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, क्योंकि तुम्हारा जो इतना स्नेह है, तुम्हारा जो प्यार है, प्रेम भरा उजाला है, वो अब मुझसे सहन नहीं किया जाता। इतना प्यार मुझसे सहन नहीं हो सकता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पीरती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा ये, छटपटाती छाती को भवित वेता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। क्यों नहीं सहन होती कवि को? कवि कहता है कि अगर कल को मैं तुमसे बिछड़ जाऊं तो वो ज़्यादा मेरे लिए असहनीय होगा। इसके लिए मेरे ऊपर इतना जो स्नेह है, तुम्हारा जो प्यार है,
वो उससे मैं निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि बाद में जब आपसे अलग होऊंगा तो कैसे मेरी ज़िंदगी कटेगी। इसके लिए मैं हर दुख को सहने को तैयार हूँ, और तुमसे बिछड़ने का दुख मेरे लिए 6 मास की रात्रि के समान होगा, लेकिन फिर भी वो मैं सहने को तैयार हूँ। तो ममता के बादल की मंडराती कोमलता, जो तुम्हारी जो ममता है उसकी जो कोमलता है वो भीतर तक मुझे पीड़ती है, मतलब भीतर तक मुझे पीड़ा देती है वह। और मुझे कमज़ोर और अक्षम हो गई है आत्मा, और उसके चलते मैं एकदम कमज़ोर हो गया हूँ। मेरी आत्मा एकदम शिथिल पड़ गई है, क्षमता नहीं रही है अभी मेरी आत्मा में ये सब सहने की। छटपटाती छाती को भयभीत वेदना डराती है, और ये सब मुझे डराती हैं कि कहीं मैं तुमसे जब अलग हो जाऊंगा तो मैं कैसे ये सब सहन करूंगा। तो अब मैं तुमसे बिछुड़ना चाहता हूँ, और तुमसे दूर होने का मुझे जो दुख होगा उसको मैं सहर स्वीकार करने को तैयार हूँ। तो इसका देख लीजिएगा, ये भावार्थ दिया हुआ है, आप समझ लीजिएगा कि कवि अपनी प्रिया स्वरूपक को बोलना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिया उसे बोलने का दंड दे, वह इस दंड को भी सहर स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिया को बोलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिण ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा। उस अंधकार में लीन होना चाहता है, उस अंधकार को अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहता है। इसका कारण ये है कि प्रिया के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है, और ये उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। तो प्रिया की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है, और यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उसकी आत्मा कमज़ोर हो गई है, और भीतर ही भीतर डर लगने लगा कि कभी उसे अपनी प्रियतमा माँ या प्रिया से अलग होना पड़ा तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचाए रखेगा। इसके लिए कवि चाहता है कि वह आत्मनिर्भर बने, क्योंकि अब उसे उसका बहलाना सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता। चलिए आगे पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में। तो कवि कहते हैं कि हाँ, मैं सचमुच चाहता हूँ कि तुम मुझे दंड दो, ताकि मैं मुझे जो अंधकार मिलेगा तुमसे अलग होने का, बिछुड़ने का, उस अंधकार की गुफाओं में मैं कहीं उसमें ही खो जाऊं, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं। लापता कि जहाँ भी हो तुम्हारा ही सहारा, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा। और लापता ऐसे हो जाऊं कि जहाँ भी मैं रहूं वहाँ सिर्फ तुम्हारा ही सहारा मुझे मिलता रहेगा, इसलिए कि जो कुछ भी है मेरा, जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा ही प्रभाव है। तो मैं जहाँ लापता भी रहूँगा, तुमसे दूर भी रहूँगा, तो भी तुम्हारी परछाई मुझे हमेशा साथ देती रहेगी। या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। तो मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वह सब तुम्हारा किया हुआ ही कार्य है, और इसका प्रभाव है। इसके लिए मैं अकेला भी रह लूँगा तो मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। दुख होगा तो मैं सहज उसको स्वीकार भी कर लूँगा, क्योंकि वो सब तुम्हारे ही कारण है, और इसके लिए मुझे एहसास होता रहेगा कि वो तुमसे ही मुझे मिल रहा है। इसके लिए मुझे खुशी खुशी वो स्वीकार कर लेना, उसको मैं चाहता हूँ। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो अब तक जो जिंदगी में मुझे जो भी मिला, सुख मिला, दुख मिला, उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया है, खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि वो सब कुछ तुम्हारा ही प्रभाव के कारण है। तुमने ही मुझे अपनापन दिखाया, स्नेह दिखाया, ममता दिखाई है, तो तुम्हारे ही कारण सब दिया हुआ है। इसके लिए मुझे सब कुछ स्वीकार है। मैं उसको दुख को दुख नहीं मानता, मैं खुशी से उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे ही कारण मुझे आज मिला हुआ है। तो देख लेते हैं, कवि कहता है कि मैं अपनी प्रियतमा के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ और उसी के दंड की याचना करता हूँ। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा से न होने से वह पाताल के अंधेरी गुफाओं व सुरंगों में खो जाए। ऐसी जगहों पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता, या फिर धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए और उसके न होने से बना हो। ऐसी जगहों पर उसे अपने सर्वाधिक प्रिय स्त्री का ही सहारा है। उसके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे अपना लगता है वह सब कुछ उसके ही कारण है। उसकी सत्ता, स्थितियाँ, भविष्य की उन्नति अवनति, सभी संभावनाएं प्रियतमा के कारण है। तो कवि का हर्ष, विषाद, उन्नति अवनति सदा उससे ही संबंधित है। इसलिए कवि ने हर्ष, सुख, दुख, सफलता
असफलता को प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया क्योंकि प्रियतमा ने उन सबको अपना माना है। वे कवि के जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। शहर स्वीकारा है। इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और अब भी आगे एग्जाम्स में आ सकते हैं। उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट है मैं बताने की कोशिश करूँगी और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कर देना और पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शहर स्वीकारा है कविता में कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर है, कवि ने इस कविता में अपने जीवन के समस्त खट्टे मीठे अनुभवों, कोमल तीखी अनुभूतियों और सुख दुख की स्थितियों को इसलिए स्वीकारा है क्योंकि वह अपने किसी भी क्षण को अपने प्रिय से न केवल जुड़ा हुआ अनुभव करता है अपितु हर स्थिति को उसी की देन मानता है। समझे बच्चों कि कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है कि सारे खट्टे मीठे अनुभव जो भी हैं उनको स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि कवि इसलिए स्वीकार करता है कि वह अपने प्रिय से जुड़ा हुआ है और उसको लगता है कि ये सभी जो खट्टे मीठे अनुभव जो प्राप्त हो रहे हैं, जो भी मुश्किलें, कठिनाइयाँ या सुख दुख जो भी उनको मिल रहे हैं वो उनके प्रिय से जुड़े हुए हैं। इसके लिए उनको सहर्ष इनको स्वीकार कर लेना चाहिए, ये प्रिय की ही देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि अपनी प्रेमिका से अलग क्यों होना चाहता है? उत्तर है, कवि को अपने भविष्य की चिंता है। उसे आभास होता है कि आगे क्या होगा। उसे ये विश्वास नहीं है कि उसे अपनी प्रेमिका जीवन साथी के रूप में भी मिल पाएगी या नहीं। वह उसकी आत्मीयता सांत्वना को सहन नहीं कर पा रहा, अतः वह उससे दूर होना चाहता है। कि कवि को लगता है कि मुझसे इतना प्रेम है, अगर कल को मैं दूर रहूं तो मैं कैसे रह पाऊंगा। इसके लिए कवि पहले से ही अलग रहना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसे उसने स्वीकारा है? तो उत्तर है, कवि ने अपने सुख दुख की अनुभूतियों, गर्वीली गरीबी, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका का प्रेम, व्यक्ति दृढ़ता, प्रौढ़ विचार व नूतन भावनाओं के वैभव को सहर्ष स्वीकार किया है। वह हर क्षण को अपनी प्रिया से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। प्रश्न नंबर 4, मुक्तिबोध की कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि ने किसे सहर्ष स्वीकारा था और आगे चलकर वह उसी को क्यों भुला देना चाहता है। तो ये उत्तर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, इस कविता में कवि वह सब कुछ स्वीकार करना चाहता है जो उसके जीवन में घटित होता है क्योंकि जब तक जीवन है हर प्रकार की सुखद और दुखद परिस्थितियां मनुष्य को घेर कर खड़ी हो सकती हैं। मनुष्य को प्रिय व समय द्वारा प्रदत्त सभी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना चाहिए। बाद में कवि अपनी प्रिया को छोड़ना चाहता है क्योंकि वह अकेले जीने की आदत डालना चाहता है। प्रिया की ममता ने उसे कमज़ोर बना दिया, वह अपने व्यक्तित्व में दृढ़ता लाना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि का संबोधक कौन है? आप ऐसा क्यों मानते हैं? ये जो प्रश्न है CBSE ने 2014 में पूछा है, तो इसका उत्तर है, सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि का संबोधक उसका अज्ञात प्रिय है। वह कवि के जीवन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, वह हर क्षण उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके कारण उसके व्यक्तित्व में कमजोरी आ गई है। अब वह प्रिय के अतिशय प्रेम से दूर निकलना चाहता है। तो कौन है जिससे कवि का संबंध है? उसका प्रिय है जो कि अज्ञात है, जो कि कवि ने स्पष्ट नहीं किया है कि उनके जीवन में ऐसा कौन है। एक अज्ञात प्रिय है और उससे वह उसके अतिशय प्रेम के कारण वह कमज़ोर पड़ गया है और अब थोड़ा सा अलग रहना चाहता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित काव्यांशों का सौंदर्य बोध बताइए। कौन से काव्यांश है? पहला है गर्वीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव, सब ये विचार वैभव, सब दृढ़ता, ये भीतर की सरिता, ये अभिनव, सब मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है संवेदन तुम्हारा। तो ये पंक्तियां हैं, इनका सौंदर्य बोध बताना है।
तो इनका सौंदर्य बोध है। कवि ने इस अंश में ये माना है कि उसके जीवन के सारे अनुभव उसकी प्रेमिका की देन है। गर्भिली गरीबी में विशेषण का प्रयोग है। मौलिक पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और भीतर की सरिता में लाक्षणिकता है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। खड़ी बोली है। मिश्रित शब्दावली है। मुक्त छंद है। बच्चों, सौंदर्य बोध से क्या तात्पर्य है कि कविता का सौंदर्य बोध उसके भाषा को प्रभावशाली बनाने से है। तो खड़ी बोली है, साथ साथ अलंकार भी है, फिर इसमें साथ साथ भावों की प्रधानता भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, मुक्त छंद है, विशेषण का प्रयोग किया गया है। इससे कविता मतलब सौंदर्य बोध बनती है। और यही कवि पूछना चाहता है कि इन पंक्तियों में सौंदर्य बोध स्पष्ट कीजिए। तो यही यहाँ पर बताया है कि जो गर्भिली गरीबी है उसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। मौलिक शब्द और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और भीतर की सरिता में लक्षण दिखाई देता है, मतलब लाक्षणिकता है। तो इस तरह से सौंदर्य बोध जान पड़ता है। फिर दूसरी पंक्ति है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। तो इस तरह इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा? तो ख वाला जो है काव्य सौंदर्य होगा। इस अंश में कवि बताता है कि उसने जो कुछ पाया है वह प्रेमिका के कारण ही उसे मिला है। लापता की सहारा में विरोधाभास अलंकार है। कारण के कार्यों में अनुप्रास अलंकार है और पाताली अंधेरे का गुफा विवर आदि से अपराध बोध व्यक्त होता है। खड़ी बोली है, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, मतलब संस्कृत शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 7, सहर स्वीकारा में कवि ने जिस चांदनी को स्वयं स्वीकारा था उसे मुक्ति पाने के लिए वह अंग अंग में अमावस की चाह क्यों कर रहा है? और दूसरा प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकते हैं, सहर स्वीकारा है कविता में कवि प्रकाश के स्थान पर अंधकार की कामना क्यों करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फिर से आ सकता है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसका उत्तर है, कवि ने जिस चांदनी को स्वयं स्वीकार किया था अब उससे मुक्ति पाना चाहता है। इसका कारण ये है कि कवि अपनी अति से भावुकता और संवेदनशीलता से तंग आ चुका है। वह अपनी इस अति कोमलता से छुटकारा पाने के लिए एक और अंधकारमयी विस्मृति में खो जाने का दंड पाना चाहता है। कवि का हृदय अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है। वह प्रिय को विस्मृत करने की भूल का दंड भी प्रिय से ही चाहता है, मतलब प्रिय अपनी प्रिय को भूलना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे प्रिय दंड दे तो वो दंड भी पाना चाहता है। प्रश्न नंबर 8, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता की शीर्षक सहर स्वीकारा में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं? चर्चा कीजिए। उत्तर है, इन दोनों में अंतर विरोध है। कविता में प्रारंभ में कवि जीवन के हर सुख दुख को सहर स्वीकार करता है क्योंकि ये सब उसकी प्रियतमा को प्यारा है। हर घटना हर परिणाम को प्रिय की देन मानता है। दूसरी तरफ वह प्रिय की आत्मीयता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एक की स्वीकृति दूसरे की अस्वीकृति, दोनों में अंतर विरोध है। कवि का आशय यह है कि अभी तक तो उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया, परंतु अब उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही है। प्रश्न नंबर 9, इस कविता में और टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है, भर भर फिर आता है। इससे कवि का आशय है कि जिस प्रकार पानी का रहट बाल्टियों को खाली करके फिर भर देता है, ठीक वही स्थिति मेरी है। मैं भी इस वर्ग पर जितना प्यार उड़ेलता हूँ ये और अधिक बढ़ता जाता है। मेरा और इस वर्ग का आपसी रिश्ता बहुत गहरा है। मैंने इस वर्ग के लोगों से आत्मीय संबंध बना रखे हैं। इसी कारण मैं स्वयं को इस वर्ग का एक अभिन्न अंग मानता हूँ। प्रश्न नंबर 10 जो बहुत महत्वपूर्ण है, टिप्पणी कीजिए। गर्भिली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती, आत्मीयता ममता के बादल। उत्तर लिखेंगे, मतलब एक एक शब्द का आपको अर्थ बताना है विस्तृत रूप से। तो गर्भिली गरीबी, कवि ने गरीब होते हुए भी स्वाभिमान का परिचय दिया है। उसे अपनी गरीबी से हीनता या ग्लानि की अनुभूति नहीं होती। वह स्वयं पर गर्व करता है भले ही वह गरीब
हो, इसलिए तो कहा है गर्वीली गरीबी। गर्वीली मतलब गर्व से भरी हुई। भीतर की सरिता, भीतर की सरिता मतलब सरिता क्या होती है? नदी। तो भीतर की सरिता का मतलब आंसू जो आते हैं, भीतर का दर्द जो होता है, पानी जो निकलता है आंखों से। इसका अर्थ है अंतःकरण में बहने वाली भावनाएं। कवि के मन में असंख्य कोमल भावनाएं हैं, उन भावनाओं को ही उसने भीतर की सरिता कहा है। नदी में पानी के बहाव की तरह कवि की भावनाएं भी बहती रहती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे है बहलाती सहलाती आत्मीयता। तो इसका अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति से बहुत अपनापन होता है तो मनुष्य को अद्भुत सुख व शांति मिलती है। कवि को प्रियतमा का अपनापन, प्रेमपूर्ण व्यवहार हर समय बहलाता रहता है। उसका व्यवहार अत्यंत प्रेमपूर्ण है तथा वह कवि के कष्टों को कम करता रहता है। फिर लास्ट जो शब्द पूछा है वह है ममता के बादल। तो ममता के बादल का क्या अर्थ है? अपनत्व या स्नेह। जिसके साथ अपनत्व हो जाता है उसके लिए सब कुछ न्यौछावर किया जाता है। कवि की प्रियतमा उससे अत्यधिक स्नेह रखती है। अपने स्नेह से कवि अंदर तक भीग जाता है। तो बच्चों, इस कविता से आपने क्या सीखा? यही कि मतलब कवि जो है वह अपनी प्रिया से अत्यधिक स्नेह रखता है और उसकी प्रिया उसके ऊपर अत्यधिक अतिशय प्रेम लुटाती है। इसके कारण कवि को डर है कि कहीं मैं अपनी प्रिया से बिछुड़ जाऊं तो मुझे उसका आगे जाकर कष्ट झेलना ना पड़े। इसके लिए वह अपनी प्रिया से मांग करता है कि वह उसे भूल जाने का दंड दे, वह भी उसको स्वीकार होगा। और कवि अपने सारे खट्टे मीठे अनुभवों को प्रिया की ही देन मानता है। इसके लिए सभी को मतलब वो सहर्ष स्वीकार करता है, सभी को खुशी खुशी स्वीकार करता है, चाहे उसके जीवन में कितना भी प्रकार का कष्ट आए, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे खट्टे मीठे अनुभव कितने भी हों, उन सभी पर प्रिया का प्रभाव है। इसके लिए उनको सभी को वह खुशी खुशी स्वीकार करना चाहता है। पहला प्रश्न सहज स्वीकार है। कविता के कवि हैं गजाकर गजानन आएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरधर माधव मुक्तिबोध, गजामुख माधव मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, उसे कैसे स्वीकारा है? तो किस तरह से स्वीकारा है कवि ने? सहर्ष, समवेत, सहज, सरोज। तो जैसा कि कविता का नाम ही है सहर्ष स्वीकारा है, तो इसका सही उत्तर आएगा सहर्ष। पहला ऑप्शन सही है। कवि के अनुसार जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें क्या है? तुम्हारा है, पराया है, प्यारा है, न्यारा है। उत्तर आएगा प्यारा है। गरीबी को कैसा बताया है? शर्मिली, दुखभरी, सुखदायक, गर्वीली। तो गरीबी को यहाँ पर बताया है गर्वीली। कवि के भीतर क्या है? स्मृतियाँ, आत्मचिंतन, मीठे पानी का झरना, सांसारिक उलझने। तो कवि के भीतर है मीठे पानी का झरना। कवि ने ऊपर तुम की तुलना किससे की है? सूर्य से, चांद से, आकाश से, नक्षत्रों से। तो कवि ने ऊपर तुम किसको बताया है? चांद को। कवि किस अपराध के लिए दंड मांगता है? प्रभु को भूल जाने के लिए, कोई कार्य न करने के लिए, गलत कार्य करने के लिए, सबसे लड़ने के लिए। तो प्रभु को भूल जाने के लिए दंड मांगता है। कवि की आत्मा कैसी हो गई है? अच्छा प्रश्न है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सशक्त, भावशून्य, कमजोर, अक्षम, पीड़ा से भरी हुई। तो इसका सही उत्तर आएगा कमजोर और अक्षम। कवि किससे भयभीत है? वर्तमान से, अतीत से, भविष्य से, शासन से। तो भविष्य से कवि भयभीत है। कवि को कैसी आत्मीयता सहन नहीं होती? समझाने वाली, संवेदना रहित, संवेदना देने वाली, विचारात्मक संवेदना देने वाली। इसका सही उत्तर आएगा संवेदना देने वाली आत्मीयता सहन नहीं होती। प्रश्न नंबर 11, कवि कहाँ लापता होना चाहता है? आकाश में, अंधेरी गुफाओं में, बादलों में, वायु में। उत्तर आएगा अंधेरी गुफाओं में। प्रश्न नंबर 12, कवि प्रभु के प्रति क्या समर्पित करता है? धन, संपत्ति, प्राण, सर्वस्व। तो कवि सब कुछ समर्पित करना चाहता है, सर्वस्व। उत्तर आएगा घ ऑप्शन सही है। भीतर की सरिता से कवि का तात्पर्य क्या है?
हृदय की सरिता, नगर के बीच में बहने वाली सरिता, नगर के बाहर बहने वाली सरिता, शरीर की सरिता। तो इसका सही उत्तर आएगा हृदय की सरिता। बहलाती सहलाती आत्मीयता कैसी आत्मीयता है? तो सांत्वना देने वाली आत्मीयता है। ऑप्शन देखिए, संदेशपूर्ण, सांत्वना देने वाली, दुखद, विचार प्रदान करने वाली। तो इसका सही उत्तर आएगा बहलाती सहलाती आत्मीयता सांत्वना देने वाली है। ममता के बादल कैसे बादल होते हैं? वर्षा के, आंधी के, प्रेम के, गर्जना के। तो इसका सही उत्तर आएगा प्रेम के। वर्षा के, ममता के बादल हैं वो प्रेम के बादल होते हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म किस सन में हुआ? इनका जन्म हुआ 1917 में। इनका जन्म कहाँ हुआ? श्योपुर में हुआ। निधन किस वर्ष हुआ? 1964 में। और इनका निधन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ये सभी कवियों के आपको जन्म स्थान, जन्म, निधन और निधन का स्थान आपको ध्यान में रखना है, और इनकी जो कविता उसका नाम और इनकी कविता कौन से काव्य संग्रह से ली गई, ये सब बातें भी नॉर्मल सामान्य परिचय आपको सबको आना चाहिए। शहर स्वीकारा है कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। शहर स्वीकारा कविता में किस भाव की प्रधानता है? तो इसमें विनय भाव की, विनम्रता से कवि मतलब अपनी बात रख रहा है, तो विनय भाव आएगा यहाँ पर। कवि ने अपने अनुभवों को किस प्रकार का बताया है? तो अपने अनुभव कवि बताते हैं यहाँ दुखद। देखिए ये जो प्रश्न है कि कविता में किस भाव की प्रधानता है, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब आप कविता का भावार्थ समझ रहे होते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि कविता का मूल भाव क्या है और इसका ये किस प्रकार की कविता है। मतलब कवि कविता रचते समय सुखद अनुभूति कर रहा है या फिर दुखद, या फिर उत्साह वाली कविता है, या फिर विनय वाली कविता है, या फिर मतलब वात्सल्य रस वाली कविता है, या श्रृंगार प्रधान कविता है। ये इस तरह की भावना आपको पहले से ही समझ लेनी है कि कविता किस टाइप की है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कवि ने अपने अनुभवों को किस प्रकार का बताया है? अच्छा प्रश्न है। सुखद, गंभीर, दुखद, सुंदर। तो दुखद बताया है। ये विचार वैभव शब्द में अलंकार है। देखिए अनुप्रास अलंकार, जो कि मैंने पहली कविता में भी चर्चा की थी कि अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या होती है, कि उसमें मतलब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे विचार, वैभव। तो यहाँ पर भी वह है और वैभव में भी वह है, तो इस तरह से दो बार आया एक ही वर्ण, तो यह अनुप्रास अलंकार है। गर्बिली, गरीबी, इसमें भी अगर अलंकार पूछे तो अनुप्रास आएगा। गर्बिली में ग है और गरीबी में ग है, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? गर्बिली, गरीबी ये है, यह में गर्बिली क्या है? गर्बिली एक विशेषण है। कवि ने अंधकार को कैसा कहा है? दक्षिणी ध्रुवी, उत्तरी ध्रुवी, पूर्वी ध्रुवी, पश्चिमी ध्रुवी। तो ये दक्षिणी ध्रुवी है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर में अलंकार है, मतलब जैसा जो उसके समान। तो ये जो है, तो चांद का मुस्काना, चांद कोई इंसान तो है नहीं, फिर भी उसको एक मानव का रूप दिया गया है यहाँ पर, तो उसका मानवीकरण किया गया है। इसलिए इसमें इस पंक्ति में जो अलंकार है वो मानवीकरण अलंकार है। शहर स्वीकारा है कविता में कवि ने अपनी प्रियतमा के चेहरे की तुलना किससे की है? कमल से, आने से, चांद से, आकाश से। तो कवि ने अपनी प्रियतमा की जो तुलना है वो चांद से की है। कवि से क्या नहीं सहा जाता? गहन अंधकार, रमणीय उजाला, धूप में खड़ा होना, शोर शराबा। तो गहन अंधकार कवि से सहन नहीं होता। कवि को किन बादलों की मंडराती कोमलता कष्ट देती है? जल से भरे हुए कष्टों से, कष्टों के बादल, ममता के बादल, परायपन के। तो ममता के जो बादल है, तो ममता के बादलों की मंडराती कोमलता है कवि को कष्ट देती है। शहर स्वीकारा है में गरीबी को माना गया है, गर्बिली माना गया है। पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में, यहाँ विवरों का अर्थ क्या है? बिल।
ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं बच्चों, तो आपको हर शब्द का अर्थ आना भी ज़रूरी है। गर्वीली का क्या अर्थ है, जैसे गर्व से भरी हुई, और वो एक तरह का विशेषण है, विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो वीवर का अर्थ यहाँ पर है बिल। शहर स्वीकारा है कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ गिरती है, तो ये भीतर गिरती है। शहर स्वीकारा है कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती, फालतू होती है, कम होती है, जहरीली होती है, तो ये बर्दाश्त नहीं होती है। तो कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता है वो बर्दाश्त नहीं होती है। भीतर की सरिता का अर्थ क्या है, तो भीतर की जो मनोभाव है, सरिता मतलब नदी, तो अपने मन के अंदर जो नदी बह रही होती है वो अपने मनोभाव है, मन के भाव है, उनको यहाँ भीतर की सरिता कहा गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिएगा। पूरे देश भर के स्टूडेंट्स को इससे मदद मिलनी चाहिए, और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।